नमस्कार। रीट मेंस परीक्षा की तैयारी में आज हम राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल सुनारी को समझने जा रहे हैं। तो देखिए, आज हम इस टॉपिक में 4 मुख्य चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सुनारी क्या है और कहां पर है, फिर इसकी खुदाई कब हुई और ये किस जमाने की बात है। इसके बाद हम यहां मिली भारत की सबसे पुरानी भट्टियों के बारे में जानेंगे और आखिर में यहां से और क्या क्या खास चीजें मिली वो भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सुनारी के परिचय और उसकी लोकेशन से। तो देखिए, सुनारी के बारे में कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। पहली और सबसे ताज़ा जानकारी ये है कि सुनारी अब नीम का थाना जिले में है। पहले ये झुंझुनू में था और ये एक लौह युगीन स्थल था, मतलब यहाँ का मुख्य काम लोहे से जुड़ा हुआ था। दूसरी बात, ये कांतली नदी के दाहिने किनारे पर है। ये एक सीधा सवाल बन सकता है। तीसरी बात, ये मशहूर गणेश्वर सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं, बस 25 किलोमीटर। और सबसे खास बात, ये जगह इतनी विकसित क्यों हुई? क्योंकि इसके बिल्कुल पास में लोहे का खजाना था, मतलब लौह अयस्क के भंडार थे। जब कच्चा माल पास में हो तो तरक्की तो होनी ही थी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इस जगह की खुदाई कब हुई और ये इतिहास के किस दौर से जुड़ी हुई है। यहाँ 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि इसकी खुदाई 1980-81 में राजस्थान के राज्य पुरातत्व विभाग ने की थी, और दूसरी इसका समय। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि मौर्य काल से शुरू होकर शुंग कुषाण काल तक, मतलब एक लंबे समय तक ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। और अब हम उस खोज पर आते हैं जो सुनारी को पूरे भारत में खास बनाती है, और वो है यहाँ मिली भट्टियां। तो एक सीधा सा सवाल बनता है कि सुनारी की सबसे महत्वपूर्ण खोज आखिर थी क्या? और इसका जवाब है भारत की सबसे पुरानी लोहे की भट्टियां। जी हाँ, यह सुनारी से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसे तो आपको याद रखना ही रखना है। देखिए, यहाँ 2 तरह की भट्टियां मिली जो उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में बताती हैं। पहली थी धमन भट्टी। ये एक सिंपल खुली भट्टी थी जिसमें उपलों से आग जलाकर लोहा गलाया जाता था। लेकिन जो दूसरी थी धौंकनी वाली भट्टी, वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड थी। इसमें धौंकनी से हवा फेंककर आग का तापमान कंट्रोल किया जाता था, जिससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लोहा बनता था और उससे बेहतर हथियार और औजार बनाए जाते थे। भट्टियों के अलावा सुनारी की खुदाई से और भी कई दिलचस्प चीजें सामने आईं। चलिए, उन पर भी एक नजर डालते हैं। ये चीजें हमें उस दौर के जीवन की एक तस्वीर दिखाती हैं। यहाँ से तीर, भाले और एक अनोखा लोहे का कटोरा मिला है, जो ये बताता है कि वो लोग लोहे की कारीगरी में कितने माहिर थे। यहाँ से उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड यानी NBPW मिले हैं, जो उस दौर की एक तरह से शाही बर्तन माने जाते थे। एक बहुत बड़ा अनाज रखने का बर्तन भी मिला है, जिसे मूढ़ कहते हैं। ये बताता है कि ये एक खुशहाल और समृद्ध जगह थी। और तो और मातृ देवी की मूर्ति उनकी धार्मिक आस्था की झलक देती है। तो ये उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड या NBPW ये आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझिए तो ये उस जमाने के लग्जरी बर्तन थे। ये खास तरह की पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तन मौर्य काल की पहचान है। जहां भी ये मिलते ना, तो पुरातत्वविद समझ जाते हैं कि इस जगह का संबंध जरूर मौर्य साम्राज्य से रहा होगा। तो चलिए फटाफट से इस पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, सुनारी नीम का थाना जिले में एक लौहयुगीन स्थल है। दूसरी, यहाँ भारत की सबसे पुरानी लोहे की भट्टियां मिली हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी, इसका समय मौर्य काल से लेकर शुंग कुषाण काल तक का है। और चौथी, यहाँ से NBPW मृदभांड, लोहे के उपकरण और मातृ देवी की मूर्ति जैसे अहम सबूत मिले हैं। तो देखो, यहाँ जो एक्सकवेशन का काम है वो किया है राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विभाग ने। अब इससे क्या पता चलता है कि ये जानकारी एकदम पक्की है, ऑफिशियल है, और इसीलिए एग्जाम के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो एक शब्द जो इस सवाल की पूरी कहानी बताता है। इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि असली सवाल यहीं से बनता है। ये नाम प्राचीन औद्योगिक बस्ती, इसको एकदम याद कर लीजिए। परीक्षा में सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि भाई प्राचीन औद्योगिक बस्ती किस जगह को कहते हैं? तो जवाब क्या होगा इस सवाल? तो भाई, इस नाम का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ प्राक ऐतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल तक, मतलब एक बहुत लंबे समय तक लगातार बिना रुके लोहा गलाने का काम होता रहा। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी दुकान या वर्कशॉप नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था।
और ये कितने टाइम तक चला? लगभग 2000 सालों तक। 2000 साल। जरा सोचिए, ये टाइम पीरियड ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। इससे साफ हो जाता है कि ये कोई टेम्पररी काम नहीं था। ये एक प्रॉपर वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हब था जो सदियों तक चलता रहा। तो अब देखते हैं कि वो सबूत क्या है, मतलब खुदाई में ऐसा क्या क्या मिला है जो इस बात को पक्का करता है। चलिए एक एक करके यहाँ मिली खास चीजों और सबूतों को देखते हैं। देखिए यहाँ से दो बहुत ही कमाल की बातें पता चलती हैं। पहली तो वही कि 2000 साल तक लगातार लोहे का काम होता रहा, और दूसरी बात यहाँ खुदाई में 5 अलग अलग कल्चरल लेयर्स मिली हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ एक सभ्यता खत्म हुई तो उसके ऊपर दूसरी बस गई, फिर तीसरी, ऐसे मौर्य काल से भी पहले से लेकर मध्यकाल तक यहाँ लोग लगातार रहते आए। अब बात करते हैं कि जमीन के अंदर से मिला क्या क्या। तो देखो यहाँ जो घर बने हुए मिले हैं वो प्रस्तर खंडों से बने हैं, मतलब सीधे साधे पत्थर के टुकड़ों से। और जो सबसे बड़ा सबूत है वो है लौहमल, जिसे आयरन स्लैग कहते हैं। ये वो कचरा होता है जो लोहा पिघलाने के बाद बच जाता है, और जहां ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिले, समझ लो वहां बड़े लेवल पर लोहे का काम होता था। बैराट जो है वो आज के राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में पड़ता है। इसका जो पुराना नाम था वो था विराटनगर, और ये कोई मामूली जगह नहीं थी, ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अब जनपद का मतलब होता है एक बड़ा राज्य, तो आप समझ सकते हैं कि ये उस जमाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहा होगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी पुरानी और महत्वपूर्ण जगह के बारे में हमें पता कैसे चला? चलिए देखते हैं। देखिए बैराट के राज खोलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई 1837 में, जब कैप्टन बर्ट को यहाँ भाब्रू शिलालेख मिला जिसने सबको चौंका दिया। फिर करीब 40 साल बाद ACL कार्लाइल को एक और शिलालेख मिला, लेकिन इसकी असली सिस्टमैटिक खुदाई शुरू की राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1936-37 में, और फिर इस काम को आगे बढ़ाया नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962-63 में। चलिए अब जरा टाइम मशीन में और पीछे चलते हैं और बैराट के सबसे पुराने दौर को जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बैराट की कहानी महाभारत से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। यहाँ गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी जैसी जगहों पर चट्टानों पर हजारों साल पुराने चित्र मिले हैं, जिन्हें हम शैल चित्र कहते हैं। इन चित्रों में उस जमाने के लोगों ने अपने आसपास के जानवर बनाए, जैसे हाथी, भालू, चीता और हिरण। ये तस्वीरें उस समय की जिंदगी का एक आईना है। और सोचिए यहाँ इतने सारे शैल चित्र मिले हैं कि इसे एक नाम ही दे दिया गया, प्राचीन युग की चित्रशाला। और ये नाम बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि ये जगह सचमुच पुराने जमाने की एक आर्ट गैलरी जैसी ही है। अब बात करते हैं उस कनेक्शन की जो बैराट को सीधे महाभारत से जोड़ता है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास का जो आखिरी और सबसे मुश्किल साल था, जिसे अज्ञातवास कहते हैं, वो यहीं विराटनगर में गुजारा था। यहाँ पर एक जगह है भीमताल, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब द्रौपदी को प्यास लगी तो भीम ने अपनी गदा या लात मार के चट्टान से पानी निकाल दिया था। महाभारत काल के बाद अब हम आते हैं बैराट के इतिहास के सबसे सुनहरे, सबसे जरूरी पन्ने पर, और वो है मौर्य काल। मौर्य काल में, खासकर सम्राट अशोक के टाइम में, बैराट का तो जैसे पूरा नक्शा ही बदल गया। ये जगह उस समय बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई थी। यहाँ से जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि ये अशोक के धम्म प्रचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर था। और इसका सबसे बड़ा, सबसे पक्का सबूत क्या है? वो है भाब्रू शिलालेख। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। इस पर खुद सम्राट अशोक ने लिखवाया था कि वो त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था रखते हैं। ये अशोक के बौद्ध होने का सबसे ठोस सबूत माना जाता है। आज ये कीमती शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा है। यही नहीं, जब यहाँ खुदाई हुई तो एक और कमाल की चीज मिली, एक गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष, जिसे चैत्यगृह कहते हैं। ये खोज बहुत खास है क्योंकि इसे भारत का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। जरा सोचिए, ये मंदिर लकड़ी के 26 खंभों पर टिका हुआ था। क्या शानदार बनावट रही होगी। इन बड़ी बड़ी चीजों के अलावा यहाँ से अशोक के समय के सिंह स्तंभ के टुकड़े और मौर्य काल की खास पहचान वाले पॉलिश किए हुए चुनार पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। तो मौर्य काल तो हो गया,
पर क्या उसके बाद बैराट की कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि मौर्यों के बाद और फिर मुगलों के समय यहाँ क्या हुआ। मौर्यों के जाने के बाद भी बैराट दुनिया से जुड़ा रहा और इसका सबूत मिला एक छोटी सी कपड़े की पोटली से, जिसमें 36 चांदी के सिक्के थे। इनमें से 8 सिक्के तो पंचमार्क थे, यानी हमारे देश के सबसे पुराने सिक्के, और बाकी के 28 सिक्के हिंद यवन शासकों के थे जो यूनान से आए थे। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? उन 28 यूनानी सिक्कों में से 16 सिक्के, सोचिए आधे से भी ज्यादा, सिर्फ एक राजा के थे जिसका नाम था मिनांदर। ये वही यूनानी राजा था जिसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। इतने सारे सिक्के मिलना ये दिखाता है कि मिनांडर का यहाँ जरूर कोई गहरा कनेक्शन था। अब सदियों का लंबा गैप लेते हैं और सीधे पहुंचते हैं मुगल काल में। यहाँ एंट्री होती है बादशाह अकबर की। उन्होंने यहाँ सिक्के बनाने के लिए एक टकसाल खुलवाई थी। इतना ही नहीं, जब अकबर अजमेर शरीफ की यात्रा पर जाते थे तो रास्ते में यहीं बैराट में रुका करते थे। इसका सबूत आज भी वहां मौजूद एक मुगल कालीन आरामगाह है। अब आखिर में ये जानना भी तो जरूरी है कि इतना शानदार शहर तबाह कैसे हुआ और इसकी कुछ और खास बातें क्या हैं। तो सवाल ये है कि बौद्ध धर्म का इतना बड़ा सेंटर आखिर खत्म कैसे हो गया। माना जाता है कि इसका जिम्मेदार था हूण आक्रांता मिहिर कुल, जिसने यहाँ के बौद्ध मठों और इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इस बात की पुष्टि तब हुई जब चीनी यात्री वेनसांग यहाँ आया और उसने अपनी आंखों से यहाँ की बर्बादी को देखा। लेकिन तबाही के बाद भी बैराट ने अपने कुछ राज बचा कर रखे, जैसे कि यहाँ की चट्टानों पर शंख लिपि में कुछ लिखा मिला है। ये एक ऐसी रहस्यमयी लिपि है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसके अलावा यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन पर स्वास्तिक और त्रिरत्न जैसे पवित्र चिन्ह बने हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नगरी का एक छोटा सा परिचय लेंगे, मतलब एकदम बेसिक बातें जानेंगे जो हमें पता होनी ही चाहिए कि भाई ये जगह कहाँ है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भाई ये नगरी है कहाँ? तो ये है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। और अगर नदी पूछ ले जाए तो कौन सी नदी के पास है? बेणच नदी के किनारे। याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से हमें पुरानी सभ्यता के सबूत मिले हैं। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए, नगरी का जो पुराना नाम था ना, वो था मध्यमिका। ये नाम तो आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि मध्यमिका किस स्थल का प्राचीन नाम था। अब देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा गांव या शहर नहीं था, ये एक पूरे शिवी जनपद की राजधानी थी। अब जनपद क्या होता है? समझ लीजिए पुराने जमाने का एक राज्य या प्रांत। और सोचिए ये कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा कि इसका जिक्र हमें महाभारत में भी मिलता है और महान व्याकरण शास्त्री पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी। ओके, तो अब बात करते हैं कि भाई इस जगह के बारे में पता कैसे चला, इसकी खोज किसने की, यहाँ खुदाई का काम किसने करवाया। ये जो नाम अब हम देखेंगे ना, ये एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए, यहाँ 3 नाम हैं और तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले खोज किसने की, मतलब सबसे पहले पता किसने लगाया, वो थे ACL कार्लाइल। फिर खुदाई का काम मतलब उत्खनन, वो शुरू करवाया DR भंडारकर ने 1904 में, और फिर बाद में इसी काम को आगे बढ़ाया KV सौंदरराजन ने। ये नाम अक्सर मैच द कॉलम वाले सवालों में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। नगरी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है वैष्णव धर्म के एक पुराने केंद्र के तौर पर। और मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। ये लाइन तो बस आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। अगर सवाल आता है कि राजस्थान में वैष्णव या भागवत धर्म का सबसे पुराना सेंटर कौन सा था, तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए, नगरी। अब आप पूछेंगे कि इसका सबूत क्या है, तो वो देखते हैं अगली स्लाइड में। तो इसका जो सबसे पक्का सबसे बड़ा सबूत है वो है घोसुंडी शिलालेख। ये क्या है? ये एक पत्थर पर लिखा हुआ एक लेख है जो हमें नगरी से ही मिला है, और यही वो चीज है जो साबित करती है कि नगरी पुराने जमाने में वैष्णव धर्म का कितना बड़ा सेंटर था। तो ये शिलालेख मिला कहाँ? नगरी के पास ही एक छोटा सा गांव है घोसुंडी, ये वहां से मिला है। और ये है कब का? लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व का।
मतलब आज से करीब करीब 2200 साल से भी ज्यादा पुराना। सोचिए जरा। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो शिलालेख है ना, ये सिर्फ राजस्थान का सबसे पुराना नहीं है, ये पूरे भारत में वैष्णव धर्म का सबसे पुराना लिखा हुआ सबूत माना जाता है। तो ये नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, तो इस पत्थर पर लिखा क्या है? इसमें ये लिखा है कि एक राजा थे, राजा सर्वतात। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था और साथ ही उन्होंने संकर्षण यानी बलराम जी और वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के चारों तरफ एक दीवार बनवाई थी। इससे साफ पता चलता है कि उस जमाने में भी कृष्ण और बलराम की पूजा होती थी। और हाँ, यहाँ से एक और सवाल बनता है, इस शिलालेख की लिपि क्या है? तो वो है ब्राह्मी लिपि। और भाषा है संस्कृत। ये दोनों पॉइंट भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो शिलालेख की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि खुदाई में और क्या-क्या जरूरी चीजें मिली जिनसे हमें नगरी के इतिहास के बारे में और भी ज्यादा पता चलता है। सबसे पहली चीज जो मिली वो थे शिवी जनपद के सिक्के। याद है, हमने शुरू में पढ़ा था कि नगरी शिवी जनपद की राजधानी थी, तो यहाँ से उनके सिक्के मिलना इस बात को और भी पक्का कर देता है। और कमाल की बात यह है कि उन सिक्कों पर लिखा भी हुआ है। क्या लिखा है? ब्राह्मी लिपि में लिखा है मध्यमिकाया शिवी जनपदस। इसका सीधा सा मतलब है मध्यमिका के शिवी जनपद का सिक्का। तो देखिए, नाम, जगह और राज तीनों एक ही सिक्के पर मिल गए। यहाँ से हमें गुप्त काल की कला के भी बहुत सुंदर नमूने मिले हैं। गुप्त काल मतलब लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये शहर सिर्फ पुराने जमाने में ही नहीं बल्कि सैकड़ों सालों तक एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल सेंटर बना रहा। अब इस पॉइंट को आप घोसुंडी शिलालेख से जोड़कर देखिए। D.R. भंडारकर, जिन्होंने खुदाई करवाई थी, उन्हें यहाँ एक पुराने वैष्णव मंदिर के कुछ हिस्से मिले। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये वही मंदिर हो जिसका जिक्र उस घोसुंडी शिलालेख में राजा सर्वतात ने करवाया था। और आखिर में शहर के चारों तरफ एक बहुत मजबूत दीवार के भी सबूत मिले हैं। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी दीवार की जरूरत क्यों पड़ती है? सीधी सी बात है, जब कोई शहर बहुत बड़ा हो, बहुत अमीर हो, तभी तो उसे दुश्मनों से बचाने की जरूरत पड़ती है। तो ये दीवार बताती है कि नगरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर। अब सोचने वाली बात है कि टोंक जिले के एक पुरातात्विक स्थल को इतनी बड़ी उपाधि आखिर मिली क्यों? आज हम रेड के इसी रहस्य को, इसी कहानी को समझेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि ये ऐतिहासिक जगह, ये रेड आखिर है कहाँ पर? देखिए, रेड की लोकेशन परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये टोंक जिले की निवाई तहसील में है और ढील नदी के किनारे बसा था। अब जरा सोचिए, एक नदी का किनारा, ये उस जमाने में किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी चीज होती थी। और रेड की इंडस्ट्री क्या थी? धातु, खास तौर पर लोहा और सिक्के। मतलब ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि उस दौर का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। अब भाई, हर ऐतिहासिक खोज के पीछे कुछ कमाल के खोजकर्ता होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रेड के इस छुपे हुए खजाने को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसे जाता है? यहाँ पर 2 नाम आते हैं। इस जगह की खुदाई का काम शुरू तो किया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने, लेकिन इसको पूरा किसने किया? वो थे डॉक्टर केदारनाथ पुरी। और हाँ, परीक्षा में यही दूसरा नाम KN पुरी सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इसे तो खास तौर पर याद रखिएगा। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की, रेहड़ को एक बहुत बड़ी उपाधि मिली हुई है। तो अब सवाल यही उठता है कि इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर आखिर कहा क्यों जाता है? चलिए इसके पीछे का दिलचस्प कारण जानते हैं। इस एक लाइन को तो अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लीजिए, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर। अगर रेड से जुड़ा कोई एक सवाल है जो बार बार पूछा जाता है तो वो यही है। ये उपाधि ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो ये नाम इसे मिला क्यों? क्योंकि जब यहाँ खुदाई हुई ना, तो जमीन के नीचे से लोहे के औजारों और सिक्कों का इतना बड़ा भंडार निकला, इतना बड़ा खजाना मिला कि सब हैरान रह गए। ये इस बात का पक्का सबूत था कि रेड उस जमाने का एक बहुत बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक शहर था। ठीक वैसे ही जैसे आज हम टाटा स्टील के लिए टाटानगर को जानते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि ये जो शहर था ये किस दौर का था? मतलब कितना पुराना है ये?
चलिए इसके टाइमलाइन को समझते हैं ताकि इसका ऐतिहासिक महत्व और अच्छे से समझ आ सके। यहाँ से जो भी सबूत मिले हैं वो हमें एक लंबी कहानी सुनाते हैं। ये शहर मौर्य काल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से शुरू हुआ और कुषाण काल तक फलता फूलता रहा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लगभग 700 सालों तक ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक्टिव सेंटर बना रहा। तो चलिए अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। आखिर इस खुदाई में मिला क्या क्या? वो कौन कौन सी चीजें थीं जिन्होंने रेहड़ को इतना ज्यादा फेमस बना दिया? आइए एक एक करके देखते हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेहड़ में जो सिक्के मिले हैं वो सिर्फ राजस्थान या भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में मिला अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार है। ये एक लाइन ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये शहर कितना ज्यादा समृद्ध रहा होगा। ये जो नंबर है 3075, ये परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे तो रट लीजिए। यहाँ से कुल 3075 आहत मुद्राएं मिली हैं जिन्हें हम पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ये आंकड़ा सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। 3075 पंचमार्क सिक्कों के अलावा यहाँ से 300 सिक्के मालव जनपद के भी मिले। लेकिन सबसे हैरान करने वाली जो खोज थी वो थी यूनानी शासक अपोलोडोट्स का एक टूटा हुआ सिक्का। अब जरा सोचिए, राजस्थान के एक शहर में एक यूनानी सिक्का, ये किस बात का सबूत है? ये सीधा सबूत है कि रेहड़ के व्यापारिक रिश्ते विदेशों तक थे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इसे टाटानगर बनाया, यानी कि लोहा। यहाँ से सिर्फ लोहे के तरह तरह के औजार ही नहीं मिले बल्कि धातु को पिघलाने वाली बड़ी बड़ी कढ़ाइयां भी मिली हैं। ये तो जीता जागता सबूत है कि यहाँ एक बहुत बड़ी मेटल इंडस्ट्री चलती थी। रेहड़ सिर्फ एक औद्योगिक केंद्र ही नहीं था, यहाँ पर कला भी जिंदा थी। यहाँ से मिली मात्र देवी और यक्षिणी की मूर्तियां उस समय की धार्मिक मान्यताओं को दिखाती हैं। और सबसे खास है शुंग काल की पगड़ी पहनी हुई एक महिला की मूर्ति, जो हमें उस दौर के फैशन और कल्चर की एक अनोखी झलक देती है। और क्या मिला? यहाँ लगभग 115 रिंगवेल्स मिले हैं। ये गोल छल्लेदार कुएं जैसे होते थे जो पानी सोखने या फिर जल निकासी के लिए बनाए जाते थे। ये एक विकसित नगर नियोजन का सबूत है। इसके अलावा यहाँ से चांदी, कांसे और सोने के गहने भी मिले हैं, जो ये बताते हैं कि यहाँ के लोग काफी समृद्ध जीवन जीते थे। तो चलिए अब फटाफट से इस पूरे टॉपिक को समेट लेते हैं और ये देखते हैं कि परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें हर हाल में याद रखने ही रखने हैं। बस ये 4 बातें याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पहला, इसकी उपाधि, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर। दूसरा, खुदाई पूरी करने वाले पुरातत्वविद के.एन. पुरी। तीसरा, सबसे बड़ी खोज 3075 पंचमार्क सिक्के। और चौथा, इसकी लोकेशन, टोंक में ढील नदी के किनारे। अगर ये 4 बातें याद हैं तो इस टॉपिक से आपका सवाल गलत नहीं होगा। रेहड़ हमें ये बताता है कि हमारे देश का औद्योगिक इतिहास कितना पुराना और शानदार रहा है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक मजेदार सवाल पूछती हूँ। सोचिए जरा, राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहां से दुनिया के सबसे छोटे सिक्के मिले हैं? है ना दिलचस्प सवाल? चलिए इसका जवाब हम आज की क्लास में ही ढूंढेंगे। उस सवाल का जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नगर है क्या और ये इतना खास क्यों था। तो चलिए सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखिए, ये जगह पड़ती है राजस्थान के टोंक जिले में। पुराने समय में इसके 2 और नाम थे, मालवनगर या कारकोट नगर। और सबसे जरूरी बात क्या है पता है? ये प्राचीन मालव जनपद की राजधानी हुआ करती थी। अब आप खुद सोचिए, जो जगह किसी जनपद की राजधानी रही हो वो उस जमाने में कितनी जरूरी और पावरफुल रही होगी, है ना? अब सवाल ये उठता है कि हमें इस पुराने शहर के बारे में पता कैसे चला? तो इसका जवाब है खुदाई से, जिसे हम कहते हैं उत्खनन। चलिए अब ये जानते हैं कि यहाँ पर खुदाई किसने और कब की थी। देखिए, इस ऐतिहासिक जगह को खोजने का काम शुरू किया था श्री कृष्ण देव ने 1943-44 में, और फिर बाद में इस काम को आगे बढ़ाया के.वी. सौंदरराजन ने। इन्हीं दोनों की मेहनत के वजह से आज हम नगर के शानदार इतिहास को जान पा रहे हैं। और अब हम आते हैं हमारे उस पहले सवाल के जवाब पर। यहाँ खुदाई में जो सबसे खास चीज मिली वो थे हजारों की तादाद में मालव सिक्के।
जरा सोचकर देखिए, 1-2 नहीं, 150 भी नहीं, बल्कि 6000 से भी ज्यादा मालव सिक्के मिले। ये इतनी बड़ी खोज थी कि इसने सबको हैरान कर दिया और इस जगह की इंपॉर्टेंस को कई गुना बढ़ा दिया। अब देखिए, ये सिक्के खास क्यों हैं, इसके 2 बड़े कारण हैं। पहली बात तो ये कि ये दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के सिक्कों में गिने जाते हैं, और दूसरी बात, जब कहीं से इतने सारे सिक्के मिलते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वो जगह उस समय का एक बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर थी। मतलब वहाँ खूब सारा व्यापार होता था, लेन देन होता था। लेकिन नगर से सिर्फ सिक्के ही नहीं मिले हैं, ये जगह अपनी कलाकारी और मूर्तियों के लिए भी जानी जाती है। चलिए देखते हैं कि यहाँ से आर्ट के कौन-कौन से शानदार नमूने मिले हैं। यहाँ हमें शुंग काल की आर्ट के कुछ बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मिले। खास तौर पर सफेद मिट्टी, जिसे क्योलिन भी कहते हैं, उसकी बनी पट्टिकाओं पर कामदेव रति और इंद्र इंद्राणी के बहुत ही खूबसूरत चित्र मिले हैं। ये उस दौर की कला का एक शानदार नमूना है। अब बात करते हैं यहाँ से मिली एक और बहुत ही स्पेशल चीज की, और वो है देवी महिषासुरमर्दिनी की एक मूर्ति, जो कि मिट्टी से बनी हुई है। हाँ, तो ये जो मूर्ति है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 बातें याद रखनी है। पहली, ये मिट्टी की बनी है, जिसे हम मृण मूर्ति कहते हैं। दूसरी, इसका टाइम पीरियड है लगभग 1ली सदी ईसा पूर्व का। और तीसरी और सबसे खास बात, ये भारत में मिली महिषासुरमर्दिनी की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक मानी जाती है। इस पॉइंट को तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब के अलावा नगर से और क्या-क्या जरूरी चीजें मिली हैं जो हमें उस समय के लोगों की जिंदगी के बारे में बताती हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लाल रंग के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इन्हें हम लाल मृदभांड कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि उस समय लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। खुदाई में इन लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों के 500 से भी ज्यादा टुकड़े मिले हैं। ये नंबर हमें अंदाजा देता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी रहती थी और ये बर्तन उनकी डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा थे। तो ये थी नगर पुरातात्विक स्थल की कहानी। इसने हमें सिक्कों, मूर्तियों और बर्तनों के जरिए अपने शानदार अतीत की एक झलक दिखाई। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। अपनी तैयारी के लिए इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से जरूर दोहरा लेना। धन्यवाद।